गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो क्लास 12th में भी यही टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा हमको क्लास 10th के सिलेबस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको क्लासिफाई किया गया है दो फॉर्म्स में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा, वो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पर कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन पर है, तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं और हम उसको स्टडी करते हैं, तो दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हमको पढ़ना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक चार्जेस को देखेंगे कि ये किसी कंडक्टर में मोशन करता है। ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, पर यूनिट टाइम, किसी एक समय पर, इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक चार्ज Q ले लिया है और वो पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ऑफ कंडक्टर, वो किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही इंटर करेगा, तो चार्ज Q पासेस थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ऑफ कंडक्टर इन टाइम t। मान लीजिए टाइम t पर किसी कंडक्टर में Q चार्ज इंटर कर रहा है ना, तो हमारा एक फार्मूला तैयार होगा I = Q/T। क्लास 10th में हमने पढ़ा था SI यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। एक और यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। वो कैसे? देखिए, Q क्या है, चार्ज है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और T क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो स्मॉलर यूनिट है, जो कि न्यूमेरिकल में हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, एक होता है 1 मिली एम्पियर, एक 1 माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में कैसे चेंज करेंगे, 1 × 10⁻³ एंड माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻6 एम्पियर, क्योंकि 1 माइक्रोन = 10⁻6 होता है। ठीक है। और मिली को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी कंसीडर करंट एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर रिजोल्यूशन में नहीं सॉल्व किया जा सकता है। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ठीक है। ये वेक्टर एडिशन वाले फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये कुछ जनरल चीज़ें थी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज़ करंट डेंसिटी।
Now we will discuss current density. The current density at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area are held normal to the direction of flow of charges at that point. ये कह रहा है कि जैसे किसी भी कंडक्टर में अगर हम एक एरिया कंसीडर कर लें, एक एरिया ए कंसीडर कर लें जो कि पर यूनिट एरिया हो, एक एरिया कंसीडर कर ले जो कि पर यूनिट एरिया हो, और इस पर यूनिट एरिया के किसी पॉइंट से इस एरिया के परपेंडिकुलर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब क्यू कितना, ये क्यू फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पॉइंट से एक सेकेंड में, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। और इसमें ये देखिए साफ साफ लिखा है हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो एरिया हमें लेना है ये फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं है लेकिन डिफिनीशन यही कह रहा है। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होगा I अपॉन ए। तो इस हिसाब से अगर इसका यूनिट अगर कोई पूछेगा या SI यूनिट पूछेगा तो आप लोग क्या कहेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I से हो गया एम्पियर पर एरिया से हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये करंट डेंसिटी का फार्मूला हो गया। लेकिन मैंने कहा कि ये जो हम पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, ये और एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक दूसरा फिगर बनाया है जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर एरिया जो हम किसी कंडक्टर में ले रहे हैं वो फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना हो तो हम एक रे कंसीडर करेंगे जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर हो। ठीक, अब ये रे इस एरिया के परपेंडिकुलर हो गया, ये रे फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा J इक्वल टू I अपॉन ए कॉस थीटा। क्लियर, SI यूनिट वही रहेगा। और इसमें एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब आता है ओम्स लॉ जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, मान लीजिए किसी कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी तो उसमें पोटेंशियल बनेगा, है ना। और जब पोटेंशियल बनेगा तभी उस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन इस चीज़ का हमें यह ध्यान देना है कि जिस कंडक्टर को
बैटरी से कनेक्ट किए हैं उस कंडक्टर का टेम्परेचर अनचेंज्ड रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है। अब ये जो V/I है ये किसी कंडक्टर का ऑलवेज हर पॉइंट पर सेम होता है। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम ग्राफ के बारे में जानेंगे कि V और I का ग्राफ किसी मेटेलिक कंडक्टर के लिए ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम ग्राफ V और I के बीच में बनाते हैं तो रेजिस्टेंस जो भी बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे फैक्टर्स affecting resistance of a conductor। वो फैक्टर बताइए जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, अफेक्टिंग करता है। जैसे जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक कंडक्टर ये लेते हैं और अगर हम एक कंडक्टर इसको लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये मोटाई दोनों की इक्वल है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ये स्मॉल एल है और इसकी लेंथ है कैपिटल एल है। स्मॉल एल और कैपिटल एल से ये बात समझाई जा रही है कि ये छोटी लंबाई है और ये बड़ी लंबाई है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर हम इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, तो लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। तो अब हमें ये बताइए दोनों वायर में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना? क्यों? जितनी बड़ी लंबाई होगी उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा पॉइंट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ये बढ़ाने पर ये घटेगा और ये घटाने पर ये बढ़ेगा। थोड़ा सोच के बताइए, एक रेजिस्टेंस ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। तो हमें ये कंसीडर करना है कि अगर हम इसका रेजिस्टेंस R1 कंसीडर कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 कंसीडर कर रहे हैं, तो किसका रेजिस्टेंस बड़ा है, किसका रेजिस्टेंस छोटा है। देखिए, अगर ये बड़ा है, इन दोनों में अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? मेरे ख्याल से ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा? इससे छोटा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको रो कहते हैं। यहाँ पर ये जो रो है इसको हम लोग RHO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अब समस्या ये आती है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के नेचर पर रिप्रेजेंट करती है। जैसे कोई कंडक्टर, मान लीजिए हमने कॉपर का लिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, कोई कंडक्टर सिल्वर का लिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो ऐसे ऐसे अगर मटेरियल का नेचर चेंज कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए, इसमें 4 पॉइंट क्लियर होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कैसा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, और एक कंडक्टर हमने और लिया है। ये दोनों एक ही कंडक्टर हैं, लेकिन इस कंडक्टर को हमने पोटेंशियल नहीं दिया है और इस कंडक्टर को हमने पोटेंशियल दिया है। ठीक है, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंडक्टर
किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है। ये जो कंडक्टर है ये किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है। और हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, और इसके चारों तरफ कई सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व्स करते हैं। तो कहने का मतलब हर एक एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें से, जैसे एक एटम है उसके चारों तरफ कई सेल्स होते हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल्स होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इस एटम को हम क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी देते हैं, तो ये एटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कहने का मतलब किसी कंडक्टर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं: पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना तो निगेटिव चार्ज मूव करता है। फ्लो कौन करता है? किसी भी कंडक्टर में फ्लो कौन करता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। हमें केवल इसके बारे में जानना है और इसको सोचना है। किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है, ये सोचना है। इसलिए हम इस कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे। इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। जो कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, जिस पे पोटेंशियल नहीं दिया गया है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं और इनका डायरेक्शन किस तरफ होता है? बैटरी के पॉजिटिवली चार्ज की तरफ होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जो मूव करेंगे, ये किस तरफ मूव करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है। ये इसी के अंदर ही रैंडम मूव करते हैं। लेकिन जब इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में
फ्लो करने लगते हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है वो हम 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। रैंडमली जब मूव करता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? यहाँ पर स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। हर फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होगी। एवरेज आप कह सकते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो एवरेज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज है वो है 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड ज़्यादा रहती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, यहाँ स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन की कम होती है। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट there are n electrons in a conductor। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ए कंडक्टर। अब आप ये बताइए जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी होगी? कुछ ना कुछ होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी U2 होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन U3 होगी, ऐसे ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी? UN होगी। हैं तो लिखेंगे एंड speed of n electrons are U1, U2, U3, U4 ... UN। ठीक है, अगर हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ... प्लस UN अपॉन n। ये एवरेज स्पीड ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n से डिवाइड कर देंगे और ये इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 0 होगा इस कंडीशन पे। ठीक है, अब इसके बाद इसको इस तरीके से हमने ये जाना कि अगर कोई कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, और जब इसको हम बैटरी से कनेक्टेड करेंगे तो ये एवरेज स्पीड ऑफ n इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होगा,
वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का एक डेरिवेशन है, उसको हम अभी आपको बताएंगे। देखिए, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपने जान लिया। इस कंडीशन में रैंडम मोशन होगा, इस कंडीशन में रैंडम नहीं होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपने जाना कि जब किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सॉरी बैटरी कनेक्टेड जब नहीं रहता है, तब हमारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो इक्वल टू 0 होती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। लेकिन जब हम बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपका कन्वर्ट हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। क्लियर ना? कहने का मतलब, अगर मान लें कि हम इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी v है ना, मान लेते हैं इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वेलोसिटी u1 है, u2 है, u3 है, u4 है, ऐसे से करके un है, और यहाँ पर जितनी भी वेलोसिटी है वो है v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, ऐसे से vn है ना। ये क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, और ये क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n मिलेगा, है ना। और अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n मिलेगा। क्लियर ना? तो ये जो है, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट नहीं है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये आपका 0 हो जाता है। लेकिन ये आपका 0 नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्टेड विथ ए बैटरी या कनेक्टेड विथ ए पोटेंशियल। क्लियर? अब हमें जानना है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये रैंडम मूव कर रहा है, ये रैंडम मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कभी ना कभी तो कोलाइड करेगा ना। कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको ही हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। मान लीजिए ये डिस्टेंस है λ1, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये सोचना है, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड नहीं करेगा? कोलाइड करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? λ2। ये इलेक्ट्रॉन इससे भी कोलाइड करेगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो λ3। इस तरीके से अगर हम, ये क्या है? ये फ्री पाथ है। क्या है ये? फ्री पाथ है। अगर हम इन सब को ऐड करके
लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 लैम्डा n करके n से डिवाइड कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। क्लियर? अब हमें जानना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है या तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है। जब पहला इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाउ 1। ये क्या है? टाइम। किसका टाइम? एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बीच का टाइम, ये टाउ 1 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन के बीच कोलाइड करने के बीच का टाइम टाउ 1 है, ये सॉरी टाउ 2 हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के बीच का जो टाइम होगा वो टाउ 3 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका हम अगर एवरेज लेना चाहें तो एवरेज कुछ इस तरीके से लिया जा सकता है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको कहा क्या जाता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना? तो हमने ये जान लिया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अब इसको ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तभी इसको समझ में आएगा, क्योंकि अगला डेरिवेशन हमारा इसी से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है? This derivation is very important for examination point of view. Derivation of Ohm's law on the basis of drift velocity, ये हमको जानना है। देखिए ओम्स लॉ तो होता है V is directly proportional to I, सॉरी I is directly proportional to V। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ओम्स लॉ का वो डेरिवेशन हमको लेकर के आना है। तो देखिए हमने एक कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी से कनेक्ट करने पर इसका पोटेंशियल V हो जाता है। बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सॉरी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है? V हो जाता है। तो हमने क्या किया, लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वल टू L। ये जो हमने कंडक्टर लिया है इसकी लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना ले लिया? A। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली लिया जाएगा, मतलब ऐसा कंडक्टर लेना है जो यूनिफॉर्मली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंसीडर कर लिया गया, दैट इज इक्वल टू स्मॉल n। पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन n नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है।
पोटेंशियल बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल कितना है, जितने की बैटरी लगाओगे वही उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, अभी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब काम करती है, जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम करती है। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा सा सोचिए ये वीडी है क्या, ये वीडी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n है। एवरेज किसका एवरेज, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पीड का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, जब उसे हम बैटरी से कनेक्ट करें तब ना। तो ये हमने जाना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, इसलिए इसको हमने केवल समझाया कि वीडी है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल, अगर हम किसी कंडक्टर में बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। वो पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर एक फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा काम करता है। तो फोर्स डन ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स काम करता है, दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई। एफ का फार्मूला हम एम ए जानते हैं, हमने यहाँ पुट कर दिया। ई की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी, तो हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या मिला, क्यू वी अपॉन एम एल मिला। तो ये एक्सेलरेशन क्या कहता है, ये एक्सेलरेशन ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सब का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, ऐसा नहीं है। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी, v1, v2, v3, v4 की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एक्सेलरेशन सबका एक होगा, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैंने आपको ये बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो दोनों के बीच का टाइम होता है, टाइम ऑफ कोलाइजन, वो टाउ होता है ना। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, जनरली फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया था, जिसमें ये v क्या है, पोटेंशियल लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और u क्या है, बैटरी जब हमने नहीं लगाया
तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? दो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं उनके बीच का टाइम, है ना। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1 काम करेगा कि नहीं करेगा? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। t की जगह पर हमने टाउ 1 लिख दिया, a की जगह पर a ही रहेगा, u की जगह u1, ये v1। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा ये इक्वेशन तैयार होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला तैयार होगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला तैयार होगा। ऐसे ऐसे हमारे पास n इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारा लास्ट में फार्मूला कुछ इस तरीके से तैयार होगा, है ना। अब अगर हम इन सारे इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग दिस इक्वेशन, एडिंग these equations we get, हमें क्या मिलेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा? u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, और इसमें देखिए a कॉमन है, a कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n। देखो इसको हमने ऐड किया तो हमें ये मिला। अगर हम सबको, इसको भी n से डिवाइड कर दें, इसको भी n से डिवाइड कर दें और इसको भी n से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये है तुम्हारा Vd, ये क्या है? ये Vd है। अभी मैंने आपको बताया था जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाता है। और इसके बारे में सोचिए, बैटरी कनेक्ट करने से पहले जब हम इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। ये चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये A तो है ही आपका, और ये क्या है? ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं टाउ से। तो यहाँ पर Vd हमको क्या मिला? Vd मिला A टाउ, ठीक है। तो A हमने कितना निकाला था? A हमने कितना निकाला था? A इक्वल टू F अपॉन M होता है, F इक्वल टू QE अपॉन M है, और E की जगह V अपॉन L रखेंगे तो ये हो जाएगा QV अपॉन ML। ये हमने निकाला था। तो हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल देंगे।
तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन एम एल टाउ, क्यू वी अपॉन एम एल टाउ। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। VD का एक फार्मूला और होता है I अपॉन NEA। VD का एक फार्मूला होता है I अपॉन NEA। तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब VD की वैल्यू बेटा ये भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो अब आपका ये हो जाएगा I अपॉन NEA इक्वल टू यहाँ पर क्यू वी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEA क्यू वी टाउ अपॉन एम एल। यहाँ पर ये फार्मूला आया है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला I इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I इक्वल टू NEA क्यू टाउ अपॉन एम एल, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ पर V को अलग कर लेते हैं। तो इससे हमने ये पता लगाया कि ये जो I है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। डेरिवेशन on the basis of drift velocity, clear? NEA क्लियर। तो बच्चों इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। हैव ए गुड डे।